हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्रेन। यानी कि एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी और इसी पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है। एंड जब आपको ये पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सिर्फ मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो होगा। और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अपने ब्रेन के बारे में। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो आज एक हमारे सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। क्या कहानी है इस नर्वस सिस्टम की, पहले हम फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, आपको स्टार्टिंग में मैं एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ जिसका नाम है सेल, और आपको बताया था कि हमारा पूरी जो बॉडी है एक छोटी सी सेल से मिलकर बनी होती है। यानी कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जब ये सारे सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया भी हुआ था, जब ये सारे सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये मिलके बनाते हैं टिश्यूज। और जब सारे टिश्यूज आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और सारे ऑर्गन जब कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या मिलके बनाते हैं, आपका सिस्टम। ये सारी बातें आपसे की जा चुकी थी। अब मैं यहाँ पे एक ऑर्गन पढ़ाने वाली हूँ जिस ऑर्गन का नाम है ब्रेन। क्या नाम है, ब्रेन। और ब्रेन पे जब सारी ब्रेन में सारे सिस्टम काम करने लगते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिस्टम। यानी कि अगर कोई पूछता है कि ब्रेन की सेल को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें मैं बताने वाली हूँ। तो चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। पहला क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है। तो नर्वस सिस्टम मिलकर बनता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। ब्रेन को मस्तिष्क कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को आप जानते हो मेरुरज्जु कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, फिर बात करेंगे ब्रेन के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करते हैं तो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, सीटैट हो, सुपर टैट हो, कोई भी एटसेट्रा आपका जीएस से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है। कहने का मतलब ये होता है, कम पूछने का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी थीम्स हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन स्पाइनल कॉर्ड में एमबीबीएस, आपका नीट, यानी कि जो मेडिकल एंट्रेंसेस एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ बातें होंगी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जो आपको मैं बता दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले यानी कि नर्वस सिस्टम ने स्टार्ट किया है, ये है आपकी पूरी खोपड़ी, ये है आपकी पूरी खोपड़ी, ठीक है। अब जो ब्रेन है भाई, आपका जो ये ब्रेन है, ब्रेन ऐसा तो होगा नहीं कि खुली अवस्था में रखा रहेगा। लीवर खुली अवस्था में रखा रहेगा। आपका कोई भी बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क जो अंदर है हमारे, और हार्ट, लीवर, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन है, बॉडी पार्ट बॉडी के। तो इन्हें खुली अवस्था में नहीं रखा जाता है। इनके ऊपर क्या है, एक स्किन की लेयर चढ़ी होती है। आपकी कहा जाता है ना कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन होती है। तो स्किन की क्या होती है, लेयर चढ़ी होती है। तो ये जो क्या है, ये हमारी खोपड़ी है, यानी इसके हम बोलेंगे स्कल। क्या बोलेंगे, इसको स्कल बोलेंगे। और स्कल यानी खोपड़ी, ये हमारा पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हमारा स्कल का हो गया, ठीक है। ये स्कल हो गया, यानी कि स्कल को बोलते हैं खोपड़ी। ये जो खोपड़ी होती है, ये इसमें क्या है, एक तरीके का ये किसका एक ढांचा होता है, एक पूरा ढांचा बना होता है, हड्डियों का ढांचा बना होता है, जिसे कहा जाता है क्रेनियम। क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है आपका क्रेनियम कहा जाता है। और इस हड्डी के ढांचे के अंदर क्या है, जब इसको हम 22 टुकड़े करेंगे जब ब्रेन के, तो ये इसके अंदर जब आप जाएंगे तो एक झिल्ली दिखाई देगी, क्योंकि मैं आपको ये डेडस करके बना रही हूँ ना। इसे बोलते हैं मैम्ब्रेन। सेल पढ़ा होंगी तो सेल में आपको, जब सेल में सेल वॉल पढ़ते हो, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे। जैसे कि जो सेल होती है हमारी, सेल, ये जैसे कि ये सेल है, इस सेल के अंदर भी क्या होती है, ये पूरा ऊपर का ढांचा होता है। और इसके अंदर क्या बनी होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली का काम होता है उन कंपोनेंट्स को सेल के अंदर जाने देना जिनकी ज़रूरत है, और उन कंपोनेंट्स को सेल के बाहर आने देना जिनको अंदर कोई काम नहीं। यानी कि इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक गार्ड की तरीके से काम करती है। उन्हीं अवयवों को सेल के अंदर जाने देती है जिनकी ज़रूरत होती है, उन्हीं अवयवों को सेल के बाहर आने देती है जिनको बाहर आने की नीड होती है। उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी के, अगर हम कहीं भी किसी भी पार्ट के 2 टुकड़े करते हैं तो हमें एक पतली सी झिल्ली दिखाई देती है। तो भाई ये सेल तो है, लेकिन ये किसकी मेम्ब्रेन है, ये एक प्रकार की झिल्ली है। क्या है ये, आपकी झिल्ली है। तो इसे कहते हैं ब्रेन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ब्रेन मेम्ब्रेन। ब्रेन मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब लेकिन ब्रेन मेम्ब्रेन मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, एक छोटी सी लैंग्वेज में। लेकिन इस ब्रेन मेम्ब्रेन का नाम होता है, और उसका नाम होता है, इसे कहा जाता है मेनिंजेस।
इसका नाम होता है मेनिंजेस। ओके, तो अगर आपसे पूछता है कि मेनिंजेस क्या है, तो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। और जैसे ही हम दो टुकड़े करके खोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं, तो इस वाले पार्ट में इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो शेप रहता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जब ये सेफ नहीं रहेगा, यानी कि ये जो आपका ब्रेन वाला जो पार्ट है, ब्रेन ये खुली अवस्था में नहीं रह सकता है, क्योंकि ये जो क्रेनियम है ये क्या करता है, ब्रेन की रक्षा करता है। किससे? गर्मी से, यानी धूप की रोशनी से, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे, आसपास जो हमारे कचरे हैं, तमाम गैसें हैं, उन सभी से, धूप से, पानी से, जितने भी, यानी कि जो भी खुली अवस्था में जो कंपोनेंट्स हैं, उनसे रक्षा कौन करता है? हमारा क्रेनियम, यानी कि हड्डी का ढांचा। और उसके अंदर हमारा क्या लगा होता है? ये ब्रेन लगा होता है। और यहाँ से ही एक आपकी एक पतली सी हड्डी जाती है, और यहाँ से ये काफ़ी सारी इस प्रकार से क्या निकली होती हैं, नसें निकली होती हैं। ठीक है, अब इनमें ही बताना है कि भाई क्या इनको हम बोलते हैं, इनकी क्या बातें होती हैं। तो हमें बताना, बात किसके बारे में करनी है? बात करनी है हमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो अगर मैं बात करती हूँ, ये जो आपकी पतली सी एक हड्डी गई है ना, अब इसकी जो पतली सी जो हड्डी गई है ना, इसमें आधे लोग क्या बोलोगे, ये जो पतली सी, अब आप सोचोगे, आप ये कहोगे ना, ये ब्लैक वाली जो गई है, मैम इसे क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी का नाम सुना है ना? रीढ़ की हड्डी को टूट जाने पर हमारी बॉडी, हम सीधे नहीं बैठ सकते हैं, तो सेम बात होती है ना। तो ये जो आपकी ये हड्डी गई है ना, ये जो आपको जो ब्लैक कलर से मैं शो कर रही हूँ, इसी को क्या बोलते हैं? ये आपकी जो जुड़ी हुई है, इसे ही कहा जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। यही कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। इसे हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जू, इसे बोलते हैं मेरू रज्जू। और ये जो आपके, ये जो पतली पतली हड्डियां दिख रही है ना, अगर इनकी बात करते हैं, जो इस तरीके से आपका जो ये है पतली सी आपकी जो पसलियां जो दिख रही हैं, ये जो आपको ये पार्ट दिख रही, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये हमारी कहलाती है, इन्हें कहा जाता है आपका बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। यही कहलाती है आपका बैक बोन। और साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, तो इसे कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहा जाता है इसे? वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। इनकी संख्या कितनी होती है अगर रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं? तो अगर चाइल्ड की बात की जाए, चाइल्ड में ये होती हैं आपकी 33। और जबकि एडल्ट की बात करते हैं, तो एडल्ट में क्या होती हैं? एडल्ट में होती हैं 26। आपको मालूम ही है, जब बेबी बॉर्न होता है, यानी बच्चे की जब बात की जाती है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो रीढ़ की हड्डी के सीधे होने पर ही बच्चा क्या सीधा बैठ पाता है। हम कैसे सीधे बैठ पाते हैं? हम सीधे जब हम लोग खड़े क्यों हैं, जैसे कि एनिमल्स की बात की जाती है, तो एनिमल सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके में जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरी तरीके से पूरी, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी आपको दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से पनप नहीं पाती है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये यानी बच्चा जैसे बच्चा क्यों, जब बच्चा पहले क्या चलता है? चार पैरों से, यानी कि दो हाथ और दो पैरों से चलता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो सिर्फ पैरों से चलने लगता है। यानी कि जो 33 जो आपकी बोन्स होती हैं, वो किसमें आपस में ये हड्डियां जुड़ जाती हैं, और बड़े होते तक, वयस्क होते तक ये कितनी हो जाती हैं? 26 हो जाती हैं। तो ये आपका होते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है। और इसमें ये जो आपकी रिब्स जो आपको दिख रही है ना, ये जो पतली पतली ये जो हड्डियां दिख रही हैं, ये हमारी बैकबोन होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ओके, तो ये बात होती है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इतना ही पढ़ना होता है स्पाइनल कॉर्ड में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। जिसमें ये जो मैंने आपको 26 बोली हैं, 13 इसमें लेफ्ट में होती हैं, और 13 इसमें कहाँ होती हैं? राइट में होती हैं। ये बात इसकी हो जाती है। ब्रेन की अगर बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पर होता है, ब्लड की अगर बात की जाए, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा खून कहाँ पर होता है, ब्लड कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड होता है वो होता है ब्रेन में, यानी कि स्किल में होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 लीटर होता है, इतना ब्लड होता है। सबसे ज़्यादा जो ब्लड की मात्रा की बात की जाती है, वो सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पर होता है? आपका खोपड़ी के अंदर होता है। तो ये बात थी भाई आपकी स्पाइनल कॉर्ड की। इससे ज़्यादा में स्पाइनल कॉर्ड में नहीं पढ़ना है, इससे अलग आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने मेनिंजेस लिखाया है, इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन मेम्ब्रेन को ही मेनिंजेस कहते हैं। अब ब्रेन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कभी भी अगर ब्रेन मेम्ब्रेन कभी डैमेज हो जाती है, या ब्रेन मेम्ब्रेन में कभी चोट लग जाती है, तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है, उसे जो नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है आपका मेनिंजाइटिस। इसको कहा जाता है मेनिनजाइटिस। ये आपका कहलाता है मेनिंजाइटिस। तो ये बात थी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इससे ज़्यादा आपको स्पाइनल कॉर्ड में नहीं पढ़ना है, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी।
ओके अब हमें क्या पढ़ना है, ये तो होगी बात हमारी किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगी, इसको मैं रेज नहीं करूँगी। अब आगे चल के बात करते हैं ब्रेन के बारे में। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी स्पाइनल कॉर्ड में, अगर ना आए समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। आ जाइए, ब्रेन। ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन क्या है, सबसे पहले ब्रेन यानी मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। ब्रेन क्या है, एक प्रकार का ऑर्गन है, यानी कि ब्रेन भी किसी ना किसी सेल से मिलकर बना होगा। तो ब्रेन की सेल को क्या कहा जाता है, ब्रेन की सेल को कहा जाता है न्यूरॉन। अब इसकी जो सेल होती है, कभी कभी ब्रेन की हमें स्टडी करनी होती है, यानी कि जहाँ पर मस्तिष्क की स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। और इसको चेकअप करने के लिए जब ब्रेन किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तो इसके लिए जो सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि ये कौन होगा, ये आपके ब्रेन में किस प्रकार से क्या खराबी है, भाई कभी कभी ब्रेन में भी डिसीजेस हो जाती हैं, तो उनको चेकअप करने के लिए जिसे बोला जाता है उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और जो ब्रेन की स्टडी करता है, स्टडी यानी कि स्टडी की जाती है, जहाँ पर ब्रेन की स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और ब्रेन की सेल को क्या बोलते हैं, ब्रेन की सेल को बोलते हैं न्यूरॉन। तो दो तीन तीन क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि ब्रेन की सेल को क्या बोलते हैं, ब्रेन की सेल को कहा जाता है न्यूरॉन। ओके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेल में कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है, तो ब्रेन की सेल होती है। यानी कि ये न्यूरॉन जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि नर्वस, यानी कि न्यूरॉन यानी कि नर्वस की जो हम बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, ये सेल आपकी सबसे बड़ी सेल होती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की जो सेल होती है, तंत्रिका तंत्र की जो सेल होती है, ये आपकी सबसे बड़ी सेल होती है। ये आपको पहली क्लास में, यानी कि जब मैं सेल पढ़ा रही थी, मैंने ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिफाइन कर दी हैं। ओके ये बात क्लियर हो गई होगी ब्रेन की। अब ब्रेन का काम होता क्या है, ब्रेन क्या काम करता है, तो देखिए सबसे पहले अगर कहा जाए तो छोटी छोटी सी बातें थी कि ब्रेन की सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन की जो स्टडी करता है उसे यानी कि जब हम लोग भी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर आप कभी ब्रेन से रिलेटेड कोई बुक पढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे, मैं न्यूरोलॉजी पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जो ब्रेन की डिसीजेस हो जाती हैं, उसमें कोई कमी है उसका पता लगाने के लिए वो उसको उनको उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की होती है नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन की सेल सबसे बड़ी सेल होती है। और सबसे ज़्यादा ब्लड भी कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1.5 से 2 लीटर ब्लड पाया जाता है। यहाँ तक बात हो गई। ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन क्या काम करता है, तो ब्रेन का काम होता है हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सभी को कंट्रोल करने का जो काम किसके द्वारा किया जाता है, ये सभी जो हमारे कंट्रोल होते हैं, इन सब की अगर बात करते हैं तो ये सभी कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, ब्रेन के द्वारा होते हैं। यानी कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन। और इसीलिए जब पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की नीड किसे होती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी किसे होती है, ब्रेन को होती है। अब ब्रेन की एनर्जी का सोर्स क्या है भाई, पूछा जाएगा ना कि ब्रेन की एनर्जी का सोर्स क्या है। बोलते हैं ना, जब सारे दिन हम काम करते रहते हैं, जैसे कि आप 10 घंटे की जॉब कर रहे हो, उसमें आपको बैठे बैठे काम करना है, आपको कितना खाना है, आपका कहाँ तक आप अपना सोच सकते हो, अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकते हो, किसी के सामने आप बोल रहे हो, बोलने में कितना कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो एनर्जी की अगर बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी किसी ज़रूरत होती है, ब्रेन को। आप सुनते हो ना कि भाई चक्कर आने लगा है, कोई हम घबराहट होने लगी तो बोलते हैं ग्लूकोज दो, यानी कि शक्कर पानी, यानी कि चीनी और पानी का घोल दो। तो यानी कि बॉडी, यानी कि इसमें एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसमें जो ग्लूकोज होता है, इसमें 20% मात्रा ग्लूकोज की चाहिए होती है एंड ऑक्सीजन की 80% मात्रा चाहिए होती है। और यही क्या होता है, ब्रेन की एनर्जी का सोर्स होता है। इसी को ब्रेन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। क्यों नीड होती है, क्योंकि ये इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है तो उसे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी की भी नीड होगी। तो ब्रेन की एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके क्लियर, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा प्लीज़। अब अगर बात की जाती है
अब आपसे पूछा जाता है ब्रेन के वेट के बारे में कि ब्रेन का वेट कितना होता है, हाउ मैनी वेट। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ये सारी क्लियर। अब बात करते हैं ब्रेन के वेट की। वेट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन का वेट कितना होता है। देखिए, वेट की अगर हम बात करें कि बच्चे में कितना वेट होता है, एक चिल्ड्रन की बात करते हैं, एक चाइल्ड की अगर बात करते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी की अगर बात करते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी में जो ब्रेन का वेट होता है, न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी में वेट होता है 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम वेट होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, यानी कि लगभग कह सकते हैं ह्यूमन ब्रेन का, यानी कि 1.5 किलो का एक उसका ब्रेन माइंड हो सकता है, इतना ग्राम उसका वेट हो सकता है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सी टेट से रिलेटेड है। जैसे अभी आने वाले टाइम में सी टेट का एग्जाम है, सुपर टेट का एग्जाम है, वहाँ पर जितना भी होता है साइकोलॉजी से पूछा जाता है। तो वहाँ सारी जितनी भी बातें होती हैं बच्चे से, यानी कि बच्चे का मतलब पूरा बच्चे से रिलेटेड बातें होती हैं कि भाई उसको उसका ब्रेन का माइंड मतलब कितना, उसका 300 ग्राम बच्चे का वेट होता है माइंड का, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मैच्योर होगा। और उसी उसका ही मैच्योराइजेशन, यानी कि जो वो जितना मैच्योर है, सामने वाले टीचर को भी क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा। यही तो साइकोलॉजी में सिखाया जाता है। तो ये तो छोटी सी बात हो गई। लेकिन जो मेन यहाँ पूछा जाता है, अगर हम मेल फीमेल की बात करते हैं, तो मेल में जो वेट होता है वो होता है आपका 1400 ग्राम। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ये होता है आपका 1350 ग्राम। अब आप 50 ग्राम देख के ये मत समझिएगा कि जो लेडीज होती हैं उनका माइंड कम होता है। आप लोगों के माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इंटेलिजेंस को देख करके ब्रेन का वेट फाइंड नहीं किया गया है। आपके यानी कि पूरी बॉडी के वेटेज के हिसाब से एक जो बॉडी का वेट होता है वो 70 kg एक्यूरेट वेट माना जाता है। मेल फीमेल का एक्यूरेट वेट के हिसाब से ब्रेन का वेट निकाला जाता है। तो यहाँ पे 1400 जो 50 ग्राम वेट जो कम लग रहा है, ये इंटेलिजेंस से मेजरमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा। ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वेट आपका निकाला जाता है। ओके, तो ये बात हो गई है, मेल की बात हो गई है एंड आपकी फीमेल की बात हो गई है। ओके, यहाँ तक आई होप चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी। अब हमें आगे बात करनी है आपसे ब्रेन के टाइप्स की। फटाफट हम ब्रेन के टाइप्स पढ़ लेते हैं कि ब्रेन के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, ब्रेन के टाइप की अगर हम बात करते हैं तो जो ब्रेन के टाइप्स होते हैं वो इस तरीके से पढ़ूंगी, यानी कि कितने भागों में ब्रेन को बांटा जाता है, कहाँ कहाँ तक हमें ब्रेन को पढ़ना होता है। आगे वाला जो आपका, यानी कि पूरा ब्रेन के मैं टाइप पढ़ने पूरा ब्रेन पढ़ूंगी, यानी कि जो आपका चेहरा है, चेहरे से आपका ऊपर फॉरहेड तक ले जाइए, माथे तक ले जाइए, माथे पे अपना हाथ रखिए और माथे से लेकर के पूरे पीछे तक, यानी कि आपके हेयर हो गए पीछे तक, पूरा जो पूरा पार्ट है ये आपका पूरा ब्रेन कहलाता है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो जो आपका माथा, जिसको मैं बोल रही हूँ फॉरहेड, यानी पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं यानी कि फॉर ब्रेन। जो आपका फॉर हेड है यानी कि फॉर ब्रेन, फिर आपका होता है बीच में जाकर हम बात करेंगे मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड फिर आपका सबसे लास्ट में होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सबसे लास्ट वाला पार्ट। इनके भी क्या होते हैं, अपने अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका फॉर ब्रेन का, एंड सबसे छोटा कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट की अगर बात की जाते हैं, सबसे छोटा ब्रेन कौन सा होता है, सबसे छोटा ब्रेन जो आपका होता है इसे बोलते हैं यानी कि स्मॉलेस्ट ब्रेन होता है आपका मिड ब्रेन। तो आपको ये ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाते हैं, सबसे बड़ा ब्रेन फॉर ब्रेन, उसके बाद आपका हिंड ब्रेन, फिर है आपका मिड ब्रेन। ये आपका ऑर्डर में कभी कभी लगाने को आ जाता है कि सबसे बड़ा, उसके बाद फिर उसके बाद, ठीक है, सबसे छोटा ब्रेन आपका मिड ब्रेन होता है। अब ये फॉर ब्रेन की भी कुछ पार्ट होते हैं, इनमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि फॉर ब्रेन में जो हम पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होता है थैलमस, इसके अंदर हम थैलमस पढ़ेंगे, हाइपो थैलमस पढ़ेंगे, एंड इसके अंदर आप पढ़ोगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेरिब्रम। परेशान मत होइएगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नर्वस सिस्टम क्या है, जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया था, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सारा कुछ इसमें है डिफाइन। सेरिब्रम आपको मैं जो बता रही हूँ ये वाला पार्ट भी, यानी सब कुछ इसके अंदर है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाती हैं, लेकिन एक क्लास की तरीके से पढ़ाना, हैंड रेटेड नोट्स सामने फ्रंट में बनवाना, ये आपके लिए हो सकता है काफ़ी
पॉजिटिव व्यू लेकर आए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आगे आप मुझे इसमें एडवाइस दे सकते हो। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे थैलमस के बारे में, हाइपोथैलमस के बारे में एंड सेरिब्रम के बारे में। ये किसके पार्ट होते हैं? ये फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? हिंड ब्रेन में हम पढ़ेंगे पोन्स के बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम हिंदी बताती चलूंगी। ब्रेन को तो भाई मस्तिष्क कहते हैं, फॉर ब्रेन को फॉर ब्रेन नहीं कहते हैं, मिड ब्रेन को मध्य ब्रेन और हिंड ब्रेन को यानी कि पीछे वाला ब्रेन। इतनी सिंपल सी बात है। थैलमस हो गया, हाइपोथैलमस हो गया, सेरिब्रम यानी कि थैलमस को थैलमस ही बोलते हैं, हाइपोथैलमस को हाइपोथैलमस ही कहते हैं, एंड सेरिब्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं आपका प्रमस्तिष्क बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ओके, सेरिबेलम की बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कहा जाता है इसे आपका, ठीक है, अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम हो गया, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में पढ़ेंगे, मेडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में पढ़ेंगे, और इस पे लास्ट में पढ़ेंगे पोन्स के बारे में। यानी इतनी चीजें पढ़नी है ब्रेन के अंदर। बस ये सारी चीजें अगर आप लोग पढ़ ले जाते हो तो आई होप आपकी चीजें आउट नहीं होंगी आपके चैप्टर से, और कुछ चीजें अगर रह जाती हैं तो वो ऑब्जेक्ट में आप लोग क्लियर कर ले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो हम सबसे पहले यानी जो पढ़ाना मैं स्टार्ट करती हूँ लास्ट पार्ट से, यानी कि हिंड ब्रेन से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो जो आपका हेडिंग होगी अगर बात की जाती है तो हेडिंग में आप डाल लीजिएगा अपना हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लास्ट ब्रेन, यानी कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंड ब्रेन, यानी कि पीछे वाले पार्ट से पढ़ेंगे हिंड ब्रेन से। और हिंड ब्रेन में किसको पढ़ेंगे? हिंड ब्रेन में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेरी बेलम के बारे में। सेरी बेलम के बारे में, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरी बेलम। तो मेरे पास इस समय सेरी ब्रम का है, देखिए सेरी ब्रम का मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये सेरी ब्रम का स्ट्रक्चर है जो मैं सबसे बाद में पढ़ाऊंगी सेरी ब्रम के बारे में, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट होता है। लेकिन जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको मैं पीछे वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ, सेरी बेलम के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो हिंड ब्रेन यानी हिंड ब्रेन पढ़ा रही हूँ ना, क्या होता है सेरी बेलम समझिएगा। सबसे पहले इनके कुछ निक नेम होते हैं, जैसे हम लोगों के घर के निक नेम होते हैं ना, उसी तरीके से सेरिबेलम का जो नाम होता है इसे कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ एंड लिटिल ब्रेन। अगर आपसे कोई पूछता है कि मस्तिष्क के किस भाग को, ब्रेन के किस भाग को हम लिटिल ब्रेन कहते हैं, तो वो है आपका सेरिबेलम। ब्रेन के किस भाग को हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, तो वो है सेरिबेलम। आप इसको ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? लिटिल ब्रेन तो आप समझ जाओगे भी क्यों कहते हैं, लेकिन इसे ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपकी ब्रेन का में सेरिबेलम डैमेज हो जाता है तो समझिए जिंदगी आपकी, मतलब कि आप सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है, एक जो क्षमता है हमारे अंदर, वो खत्म हो जाती है। जैसे जो कोमा वाला जो शब्द सुनते हैं ना, वो यही चीज़ है। एक सिर्फ हम जीते जागते हैं लोगों के सामने, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आता है, हमें उसका क्या रिस्पॉन्स देना है कुछ समझ नहीं आता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है सेरिबेलम का। तो यानी कि ये तो इसके निकनेम होते हैं, कभी पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस कि ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। जैसे कि सेल में बोलते हैं ना कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सेल किसे कहते हैं, सेल का मैनेजर किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम को कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं ना, सेल में पढ़ाया था आपको मैंने। उसी तरीके से अब आपसे पूछा जाएगा कि सेल की सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। पढ़ोगे सारी चीज़ें सेल के अंदर। उसी तरीके से ट्री ऑफ लाइफ, ब्रेन का ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, तो सेरिबेलम को कहते हैं। सेरिबेलम का काम क्या होता है समझिएगा ध्यान से, मैं इसके वर्क बताऊं कि सेरिबेलम का वर्क क्या होता है। देखिए सेरिबेलम की अगर मैं वर्क की बात करती हूँ तो सेरिबेलम का सबसे पहला काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, यानी कि बॉडी की अगर बात करते हैं कि बताओ, देखिए वर्क की अगर बात करते हैं कि हिंड ब्रेन क्या काम करता है, जैसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, लिटिल ब्रेन इसे कहते हैं। सेरिबेलम का काम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे कि पूरी जो बॉडी होती है ना, पूरी बॉडी को जो बैलेंस करता है वो सेरिबेलम करता है। यानी कि अगर मैं चेयर पे बैठी हूँ या आप अभी चेयर पे बैठ के देख रहे हो, आप कहीं खड़े हो, आप डांस कर रहे हो, तो आप
पूरे अपनी बॉडी को क्या कर लेते हो, एकदम से बैलेंस कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो ना। जैसे आपने ओल्ड बूढ़े लोगों को देखा होगा, ओल्ड लोगों को देखा होगा, वो अपनी बॉडी को जल्दी से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बच्चा जब स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करता है, यानी जब बच्चा धीरे धीरे चलता है, वो भी अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम यानी कि जो ब्रेन का पार्ट है ना, वो पूरी तरीके से क्या नहीं हो पाया, पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। कहने का मतलब है अभी पूरी तरीके से उसने निर्माण उसका नहीं हो पाया। जबकि हमारी बॉडी में जब सेरिबेलम का पूरी तरीके से निर्माण हो जाता है, तो अपनी बॉडी को हम क्या करने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं। यानी पूरी बॉडी को बैलेंस करने का जो काम करता है वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। बॉडी बैलेंस की अगर बात की जाती है कि बॉडी बैलेंस कैसे की जाती है, तो बॉडी बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम करता है। वही बात की जाए बोलने को लेकर, ठीक है, टीचर्स के सामने कैसे बोलना है, पेरेंट्स के सामने कैसे बात करनी है, फ्रेंड्स के सामने कैसे बात करनी है, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करनी है, अपना बिहेव दूसरों के सामने कैसे रखना है, ये सारी चीजें भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। यानी कि स्पीकिंग की अगर हम बात करते हैं, हमें किस जगह क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये बात भी कौन डिपेंड करता है, सेरिबेलम के ऊपर। अगर आपका सेरिबेलम सही से काम नहीं करेगा, तो आपको ये आप नहीं पता लगा सकते कि आप टीचर से क्या बोल रहे हो, आप पेरेंट्स से क्या बोल रहे हो, आप फ्रेंड से क्या बोल रहे हो। तो ये सारे कंट्रोल करने के काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, जो हमारी बॉडी यानी कि जो हमारी मसल्स होती हैं, एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स हमारी क्या करती हैं, आपस में कांटेक्ट होती हैं, यानी मूव करने लगती हैं। आपकी जैसे फिंगर है, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं। ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं, इन्हें कैसे भी मूव करा सकते हैं, अपनी गर्दन को कहीं भी हम घुमा सकते हैं, आगे पीछे कैसे भी घुमा सकते हैं। अपनी जो हम डांस, जब सबसे सिंपल सी बात है डांस करने की, डांस करते वक्त अपनी बॉडी को हम मूव कराते हैं ना, हमें किस तरीके से एक एक पार्ट को मूव कराना है, फिंगर कैसे मूव कराना है, रिस्ट को कैसे मूव कराना है, आईज किस तरीके से मूव करानी है हमें, अपने सोल्जर कैसे मूव्स कराने हैं। यानी कि पेशीय संकुचन यानी कि मसल्स मूवमेंट की अगर बात की जाती है, तो ये भी किसके द्वारा होता है, ये भी सेरिबेलम के द्वारा होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मसल मूवमेंट किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो मसल मूवमेंट यानी कि पेशी संकुचन की अगर बात करते हैं, पेशीय यानी कि हमारा जो पेशियां होती हैं हमारे वो कैसे काम करती हैं, वो भी सेरिबेलम की वजह से। यानी कि पूरी बॉडी को बैलेंस करना, कैसे बोलना है, दूसरों के सामने अपना किस तरीके से बिहेव करना है, पूरी बॉडी का मसल यानी कैसे काम करेंगी, ये सब काम किसका होता है, सेरिबेलम का काम होता है। ओके, इसीलिए सेरिबेलम को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने छोटा सा लिया जाए, आप पूरी बातें समझ जाओगे। आपने अल्कोहल का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा अल्कोहल का नाम। जब कोविड-19 यानी कोरोना अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ, जब अनलॉक की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले अल्कोहल की शॉप्स खुले थे। सबको मालूम है, बहुत बड़ी बात थी भाई, खाना के बिना चल सकता है लेकिन लोगों का अल्कोहल के बिना पता नहीं चल सकता। इंडिया में इस अनलॉक के पीरियड में ये बात सबको समझ में आ गई है, सिंपल सी बात है। आपको मालूम है जब कोई अल्कोहल लेता है, एक इंसान शौक से लेता है, लेकिन जब कोई अल्कोहल लेता है, जब कोई बंदा है अल्कोहल लेता है, तो अल्कोहल लेने के बाद भी काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है, तो उस समय क्या होता है, अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, अगर हम बात करते हैं अगर वो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है, एक मिनट, अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, वो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को मालूम है भाई। अल्कोहल की अगर हम बात करें, लास्ट में OH लगा होता है। अगर वो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है, ज्यादा मात्रा में, अगर उसने ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है, तो उसका क्या, सेरिबेलम इफेक्टेड हो जाता है। तभी तो आप देखते हो ना, जो बंदा अल्कोहल लेता है तो पैर रखता कहीं है, चलता कहीं है, बोलना कुछ होता है, बोलता कुछ है। किसी से प्यार से बात करना है तो उसे सामने वाले से अब्यूज दे के बात करेगा। बॉडी बैलेंस में ही नहीं रहती है, चलता है ऐसा लग रहा है डांस कर रहा है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा, जब कोई बंदा यानी कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, या कोई ऐसे यानी कि मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो उस समय ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है, कौन सा बॉडी ब्रेन का पार्ट काम करना बंद कर देता है, तो वो पार्ट है आपका सेरिबेलम। अल्कोहल लेने के बाद ब्रेन का जो हमारा पार्ट है जिसका नाम है सेरिबेलम, ये आपका काम करना बंद कर देता है। यानी कि बंदा ना बॉडी बैलेंस कर पाएगा, ना वो सही से बोल पाएगा, ना ही अपनी मसल्स मूवमेंट कर पाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा कौन इफेक्टेड होता है, सेरिबेलम।
इनफ बातें हैं सेरिबेलम के बारे में। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सेरिबेलम की बात हमें बात करनी थी, हिंड ब्रेन ही हम पढ़ा रहे थे आपको। हिंड ब्रेन में अब हमें बात करनी है मेडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में। तो यहाँ तक भैया आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा ही होता है। ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में इस तरीके से ही काम होते हैं, कोई किसी को देख नहीं पाता है। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा क्लास अच्छी है, समझ में आया, कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। मुझे इसी क्लास में आपको नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करवा देना है, चैप्टर बड़ा नहीं है, हम लोग लास्ट पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा को हिंदी और इंग्लिश में मेडुला ऑब्लिगेंटा ही कहते हैं। क्या काम करता है ये मेडुला ऑब्लिगेंटा? हिंड ब्रेन का ही ये पार्ट है आपका, लिख लीजिएगा। ये जो पार्ट है आपका, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? कि हिंड, अभी आपका हिंड ब्रेन ही चल रहा है, ठीक है, हिंड ब्रेन की ही हम बात कर रहे हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम क्या होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम होता है बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं ना बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। कौन कौन से बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर? देखिए, अब इसमें एक तो होता है आपका विटल रिएक्शन, विटल रिएक्शन। एक आपका होता है एसेसरी रिएक्शन। जाइएगा मत, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, अभी हाल आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने कुछ अलग तरीके से पार्ट्स लिख दिए हैं, समझिएगा। मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करना। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ आपसे, तो आपने ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं पढ़ी होंगी बचपन में, बिल्कुल आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं पढ़ी होंगी। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं सभी को मालूम होगा। ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, यानी कि जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं। तो यही काम होता है मैडो, यानी कि अगर जो ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे कि आपको पढ़ना है, अगर आपका मन, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं मुझे, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आप क्या करोगे? मैं नहीं पढ़ूंगा को कंट्रोल करोगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आपका मन कहता है मुझे सोना है, मुझे नींद बहुत आती है, लेकिन एग्जाम्स आने वाले हैं, आपका मन क्या करेगा? सोने को कंट्रोल कर ले जाएगा। आपको भूख लगी है, आपके सामने पिज्जा रखा है, बर्गर रखा है, लेकिन भाई दो से ज्यादा, दो डब्बे खा चुके हो पूरा के पूरा, अब तीसरे डब्बे की डिमांड है, तो अपने अंदर से आवाज आएगी भाई कंट्रोल, बहुत हो गया, इच्छा है कंट्रोल कर ली। लेकिन बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? उन्हें भी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है ना। अगर वो कंट्रोल नहीं होंगी तो कभी-कभी बॉडी के लिए भी क्या हो जाती है? नुकसान हो जाता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं की भी अगर हम बात करते हैं तो अपनी इच्छा से ये होती हैं, और देखिए इनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ हमारा जो क्रियाएँ होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? मेडुला ऑब्लिगेंटा यानी कि ब्रेन के द्वारा। तो विटल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये कौन-सी होती हैं? इनकी अगर हम बात की जाती है, अनैच्छिक क्रियाएँ। ऐच्छिक क्रियाएँ तो अपने मन से करते हैं, लेकिन अनैच्छिक क्रियाएँ क्या होती हैं? ये कभी अपने मन से नहीं होती हैं, अपने आप होती हैं। अगर ये अपने आप नहीं होंगी, अगर इन पे हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम मर जाएँगे। यानी कि जो विटल रिएक्शन है, अगर विटल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो विटल रिएक्शन वही रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएँ। यानी कि विटल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं, इन्हें हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन्हें कंट्रोल कर देंगे, तो हमारी डेथ हो सकती है। अब कैसे आप समझ जाओगे? जैसे कि मैं बात करूँ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक ब्लड जा रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में। ये कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। कहाँ रखी जाएगी? विटल रिएक्शन के अंदर, यानी इसी को बोलते हैं हिंदी में जैविक क्रियाएं। यही हमारा क्या कहलाती है? इसी को बोला जाता है आपका जैविक क्रियाएं कहा जाता है। यानी कि विटल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का काम कौन करता है? ब्लड सर्कुलेशन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ये कैसी प्रोसेस हो गई है? आपकी अनैच्छिक क्रिया। सांस लेना, रेस्पिरेशन, ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसके बाद हार्ट बीट, हार्ट बीट की बात की जाए, हार्ट बीट यानी कि दिल का धड़कना।
हार्ट बीट की अगर हम बात करते हैं, दिल का धड़कना भी क्या है, एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया। अगर इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। डाइजेशन, डाइजेशन की बात की जाए, आपकी बॉडी का यानी कि जब खाना खा लेते हो तो आप तो बोलते नहीं हो ना कि नहीं भाई अभी खाना मत पचाओ, लेकिन आप खाना खा लोगे, आपकी बॉडी क्या करने लगेगी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाना पचाना स्टार्ट कर देगा, आपसे पूछ के नहीं पचाएगा। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, बसा, ये सारी चीजें आपकी बॉडी ने ले ली। अब क्या बचा उसके अंदर, कुछ आपकी जहरीली गैसेस बची, कुछ पॉइजन्स बचे, जिन्हें हम किसके द्वारा यानी कि मल के रूप में यानी कि एक्सक्रिएट कर देते हैं, यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम की यानी कि एक्सक्रिएशन की अगर हम बात करते हैं, सुबह 6 बजे एक्सक्रिएटरी सिस्टम का ही काम करता है ना। तो ये हमारी क्या होती हैं, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इन्हें कंट्रोल कर देंगे, ये हमारी कभी कंट्रोल नहीं होती हैं। अगर ये कंट्रोल हो जाती हैं, अगर ये रिएक्शंस कंट्रोल हो जाती है, तो इससे हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये क्रियाएं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, यही हमारी कहलाती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। क्या होती हैं, यही हमारी क्या कहलाती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन्हीं को क्या करना होता है, कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। ऐसी रिएक्शन कौन सी होती हैं, अगर इनकी बात की जाए, ये कौन सी रिएक्शन होती हैं, ये हमारी यानी कि जैसे कि मैंने आपको विटल रिएक्शन, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। ऐसी रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं, ये हमारी बॉडी में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, होती हैं तो ठीक, नहीं होती हैं तो ठीक। जैसे कि हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी लेना। भाई ज़रूरी है हिचकी आना, बिल्कुल नहीं। स्नीजिंग, छींकना, ज़रूरी है कि आप छींकेंगे तभी काम चलेगा, और कोरोना में तो छींकना बिल्कुल बहुत ही बेकार बात है, छींकी मत देना धोखे से। बार्प, डकार लेना, बार्प डकार लेना, ज़रूरी है डकार डेली आए। शोरिंग, खर्राटे लेना, शोरिंग खर्राटे लेना। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का झपकना, ये सारी कैसी क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं भी क्या हैं, अनैच्छिक क्रियाएं ही हैं। लेकिन ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारी बॉडी में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरी होती है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं अपने हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनको भी कंट्रोल करने का काम किया जाता है, किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। तो अनैच्छिक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम ब्रिटल रिएक्शन कहते हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए और ये कंट्रोल होती भी नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन ये कंट्रोल हो जाती हैं तो उस दिन हम बॉडी में नहीं रहते हैं, वो एक बॉडी बेकार बॉडी हो जाती है, यानी कि इंसान की डेथ हो जाती है। और कुछ अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं, ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ये ठीक है। तो इसमें आपकी हिकअप्स, स्नीजिंग, बार्प, सोर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, तो ये हमारी क्या है, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, लेकिन ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। ओके, बात क्लियर। तो ये पार्ट था आपका किसका, मेडुला ऑब्लिगेंटा का। तो दो चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी हैं, जिसमें आपका एक पार्ट हो गया है आपका सेरिबेलम का, दूसरा हो चुका है मेडुला ऑब्लिगेंटा का। अब थर्ड बात हम करते हैं, जो आपका हिंड ब्रेन में बचा हुआ है लास्ट, पोन्स का। ठीक है, पोन्स का काम क्या होता है, जैसे कि पोन्स की अगर बात की जाए, क्या है भाई पोन्स, सुना भी होगा आपने। जैसे आपने सुना, अभी मैंने आपको अभी मैंने पढ़ाया थैलमस और हाइपोथैलमस के बारे में, यहीं से हम हाइपोथैलमस और थैलमस भी डिस्क्राइब कर देंगे। सबसे पहले थैलमस और हाइपोथैलमस, पोन्स आपका लास्ट है किसमें, हिंड ब्रेन में। अगर हम बात करते हैं तो हिंड ब्रेन में आपका जो तो ठीक है, ये तो आपका हिंड ब्रेन चल रहा था। अब इसी के बाद हिंड ब्रेन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी फॉर ब्रेन। तो फॉर ब्रेन समझ लीजिएगा, सॉरी फॉर ब्रेन ही, हाँ जी फॉर ब्रेन ही हम पढ़ाएंगे आपको इसके बाद। और फॉर ब्रेन में मैंने आपको दो चीज़ें लिखवाई हुई थी, एक लिखवाया हुआ था आपको मैंने थैलमस, और एक लिखवाया हुआ था मैंने आपको हाइपोथैलमस। लिखवाया था, एक लिखवाया था थैलमस, एक लिखवाया था हाइपोथैलमस। समझिएगा थैलमस का काम क्या होता है, पोन्स को मैं यहीं से समझाऊंगी। ओके, पोन्स को मैं यहीं से समझाऊंगी। जैसे कि थैलमस की बात की जाए, आपको भूख लगी है, कैसे पता भूख लगी है, पेट में संदेश आया कि भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं,
या फीलिंग्स हो रही हैं, हंग्री वाली फीलिंग्स आ रही हैं, आपको प्यास लगी है, आपको गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो यानी कि अगर आपसे बात की जाती है, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको जो भूख वाली है, फॉर ब्रेन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि मैं मुझे भूख लगी है, तो ये जो भूख वाली फीलिंग होगी वो कहाँ पर आएगी? हंग्री की फीलिंग हाइपोथैलेमस के अंदर। हंग्री की फीलिंग आपको हाइपोथैलेमस के अंदर आती है। प्यास लगी है, थ्रस्ट की बात की जाए, ये फीलिंग कहाँ पर आती है? ये फीलिंग आपको हाइपोथैलेमस के अंदर आएगी। यानी कि ब्रेन का एक पार्ट होता है जहाँ पे बात करते हैं, वी फॉर ब्रेन में आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं फॉर ब्रेन के अंदर, तो इसमें आपका हाइपोथैलेमस, दो चीज़ें बताई है ना मैंने, एक थैलेमस बताया, एक हाइपोथैलेमस। बताती हूँ हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में। हाँ, आपको भूख लगी है या प्यास लगी है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी? हाइपोथैलेमस के अंदर। तो अब समझिएगा पोन्स का काम क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड अभी बताया था, ठीक है। अब भूख लगी है ना, हंग्री, यानी कि कहाँ जाएगा सिस्टम? सिस्टम आपका कहाँ पहुंचेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के पास पहुंचेगा। डाइजेस्टिव यानी कि खाने की जो आपका तंत्र होगा, वहां पर आपको फील होगा कि मुझे भूख लगी है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है आपका पोन्स। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए बात पोन्स तक जाती है, और पोन्स से होते हुए बात कहाँ जाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाती है। सेम उसी तरीके से अगर आपको क्या लगी हुई है, अब अगर आपको खुशी वाली फीलिंग आ रही है, अगर आपके मन में खुशी वाली फीलिंग आ रही है, अगर आपके मन में कोई खुशी वाली फीलिंग आ रही है, तो वो कैसे आएगी? वो भी कहाँ से जाएगी आपकी? आपको हैप्पी वाली जो फीलिंग आ रही है, तो आपका खुश मन कहाँ से होगा? स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स। यानी कि खुशी वाली फीलिंग कहाँ जाएगी? आपके दिमाग से होके जाएगी। यानी कि अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा खराब है, आपसे कहा गया भाई आप जाओ खुली हवा में एक बार वॉक करके आओ, और जैसे ही आप खुली हवा में गए, आपका मन बहुत आराम से शांत हो गया। यानी कि जैसे ही आपने रेस्पिरेशन किया, आपने सांस ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका काम किया, किसके माध्यम से? पोन्स के माध्यम से। यानी स्पाइनल कॉर्ड तक ये बात गई, स्पाइनल कॉर्ड ने किस संदेश दिया? पोन्स को दिया, पोन्स ने किसको दिया? रेस्पिरेशन को। यानी पोन्स का काम होता है एक तरीके से टेलीफोन की तरीके से काम करता है, एक मैसेज की तरीके से काम करता है कि बॉडी में कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सारे संदेश लेके कौन जाता है? पोन्स लेके जाता है। भूख लगती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम तक चीज़ें पहुँचाता है। आपकी फीलिंग्स, या अगर आपको खुशी वाली फीलिंग आपको लानी है, तो भई आपको बोला जाएगा आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या आपको मन में घबराहट हो रही है, तो आपसे कहा था भई, कहा जाता है कि भई आप एक अच्छी-सी चीज़ आपके साथ एक मूवी दिखा दी, तो मन आपका खुश हुआ। मन खुश हुआ यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ने खुश होने वाली फीलिंग कहाँ से? पोन्स से। पोन्स कहाँ के लेके गया? ब्रेन तक। यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम आपका प्रभावित हुआ, आपका ब्रेन शांत हुआ और आप क्या हो गए? खुश हो गए। यानी कि पोन्स का काम होता है एक तरीके से मैसेज देने का। मैसेज किस तरीके से मैसेज देने का? लोगों तक वो बात पहुंचाने का जिसकी वजह से वो क्या है? दुखी है। तो पोन्स का काम ये होता है, सिंपल सा काम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फीलिंग्स को ले जाने का जो काम करता है वो करता है हमारा पोन्स। जब आपकी बॉडी में पेन होता है, जैसे आप बोलते हो ना मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो कैसे कमर में दर्द हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड तक ये बात गई, स्पाइनल कॉर्ड ने ये बात कहाँ पहुंचाई? पोन्स तक। और पोन्स का मतलब दर्द कैसे पता चलेगा? ये दर्द आपको पता चलेगा तुरंत ही तुरंत पोन्स आपका ब्रेन का पोन्स वाला काम, पोन्स आपका काम स्टार्ट कर देगा। आप कभी जब आप पढ़ते हो ना, तो अचानक से क्या होता है, आप पढ़ने मगन हो, लेकिन आपके हाथ में या फिंगर में एक पेन चल गई है, आपका दिमाग नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही आपके हाथ फिंगर के ऊपर एक पेन चल जाती है, तो तुरंत आपके ब्रेन को संदेश कौन देगा? पोन्स। स्पाइनल कॉर्ड इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में पोन्स की सहायता से आपके ब्रेन, यानी आपकी जो आईज आईज आपकी कहाँ जाएंगी? फिंगर के ऊपर। ओ माय गॉड, फिंगर के ऊपर पेन चल गई है, तो यानी ये संदेश किसने दिया है? पोन्स ने दिया है। आपके सामने आप पढ़ने में मगन हो, आपके सामने चूहा निकल जा रहा है, लेकिन माइंड नहीं जा रहा, लेकिन अचानक से चूहा आपके फिंगर को कट कर गया, आपको फीलिंग हुई, गुदगुदी हुई, कैसे पता चला? पोन्स के माध्यम से। स्पाइनल कॉर्ड ने पोन्स को संदेश दिया और आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट हुई, किसके माध्यम से? पोन्स के माध्यम से। तो ये है आपका पोन्स। ओके, इनफ है पोन्स का एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आ जाओ भैया आपने अब फॉर ब्रेन के, फॉर ब्रेन के ऊपर। फॉर ब्रेन के ऊपर पहले, सबसे पहले हम जरा बात कर लेंगे किसके बारे में? मिड ब्रेन के बारे में। ओके, ये बात हो गया। अब फटाफट से मिड ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? देखिए, मिड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो मिड ब्रेन का काम क्या होता है? हम ह्यूमन बॉडी में 5
सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आप लोग समझते होंगे ना, सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में अगर हम बात करते हैं तो ये 5 संवेदनशील अंग कौन कौन से होते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड आपका स्किन। यही तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब इसमें से 3 चीजें ले लीजिएगा। एक तो आपका आईज और ईयर्स। आपने देखा होगा जो हमारी आईज और ईयर्स होती है, इनकी एक सुनने और देखने की एक क्षमता होती है। आईज जो हमारी होती है 25 सेंटीमीटर तक का ही भाई देख सकती है, ठीक है। ईयर्स की भी क्या है, सुनने की, जो आपने पढ़ा होगा जब हम साउंड सिस्टम पढ़ेंगे, साउंड सिस्टम में आपको बताया जाता है कि भाई कितना हम सुन सकते हैं, कितना हम नहीं सुन सकते हैं। बोलते हैं ना, अगर 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है तो हम नहीं सुन सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी, ओके। तो यानी कि आईज और ईयर्स को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। आईज और जो ईयर्स जो हमारी कंट्रोल होती हैं वो होती हैं आपकी मिड ब्रेन के द्वारा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आईज और ईयर्स किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो आईज और ईयर्स होती हैं आपकी मिड ब्रेन के द्वारा। बस इतना ही पूछा जाएगा कि जो हमारी विजुअली पावर है और हियरिंग पावर्स है ये किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो ये मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब फटाफट बात कर लेते हैं नोज और टंग की। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ फॉर ब्रेन के बारे में। क्या है आपका फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर ब्रेन में मैंने अभी आपको हाल ही बताया थैलमस। थैलमस का काम क्या होता है। थैलमस का काम होता है, जब घर में बहुत अच्छा खाना बनता है तो खुशबू आती है, टंग में पानी भी आ जाता है। और जब आपको गरम ठंडा ये सब कैसे फील होता है, स्किन के द्वारा। यानी कि ये सब काम किससे होता है, थैलमस। अगर आपको ठंडा गरम लग रहा है, ठंडा पानी है या गर्म पानी, तो ये कैसे पता करते हो, स्किन। यानी जैसे हाथों को गर्म पानी में डालते हो तो लगता है गर्म है ये, ठंडा है ये, तो किसके द्वारा पता चलता है, थैलमस के द्वारा। खाते हो नमकीन मीठा खट्टा, ये स्वाद कहाँ से मिलता है, टंग से। माइंड तक कैसे जाता है, थैलमस के द्वारा। कहीं भी कुछ डिशेस बन रही होती हैं, खुशबू जो आती है ना नोज तक, वो नोज के द्वारा जो खुशबू होती है ब्रेन तक कौन ले जाता है, थैलमस। यानी कि इन तीनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थैलमस काम करता है। ये काम होता है थैलमस का। अब वहीं अगर हाइपोथैलमस की बात की जाए कि हाइपोथैलमस का काम क्या होता है, तो हाइपोथैलमस का काम होता है, मैंने अभी हाल बताया, फीलिंग्स यानी इमोशंस जो हमारे बॉडीज में होते हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हंग्री एक फीलिंग्स है, भूख लगना, हाइपोथैलेमस पहुंचाएगा ब्रेन तक। थ्रस्ट लगना, प्यास की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कौन पहुंचाएगा, हाइपोथैलेमस। हैप्पी वाली अगर मन में फीलिंग है तो भी वो भी कहाँ जाएंगी, आपकी हाइपोथैलेमस से ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस पहुंचाएगा। आपको सैड वाली फीलिंग आ रही है तो ये कहाँ जाएंगी, आपकी हाइपोथैलेमस के द्वारा ब्रेन तक लेके जाएगा। लव की फीलिंग भी कहाँ से आती है, हाइपोथैलेमस से आती है। हेट की फीलिंग कहाँ से आती है, हाइपोथैलेमस से आती है। मूड खराब है अच्छा है, ये सारी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, हाइपोथैलेमस से आती हैं। हंसना है रोना है गाना है गुनगुनाना है, ये सारी बातें भी कहाँ से आती हैं, हाइपोथैलेमस। यानी कि जो भी जितनी भी मन में फीलिंग्स आती हैं, इनका ब्रेन में किससे रिलेशन होता है, फॉर ब्रेन के हाइपोथैलेमस से रिलेशन होता है। तो ये चीजें थी, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ तक आप लोग बातें समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट चीज पे बात करेंगे, और वो है हमारा क्या, सेरी ब्रह्म के बारे में, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी आपको कमी नजर आती है या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर डिफाइन करिए। ओके, थैंक यू सो मच।